नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्त आपसे एक सवाल है और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? दोस्त आपको मालूम है सबको वोमिटिंग तो एक ना एक दिन हुआ ही होगा। आपने कभी सोचा है कि हमारे मस्तिष्क का ऐसा कौन-सा हिस्सा है जो हमारे वोमिटिंग को कंट्रोल कर रखता है, यानी कि नियंत्रित कर सकता है या फिर नियंत्रित करता है? आपने कभी न कभी वोमिटिंग तो हुआ ही होगा ना, तो आपने तो कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। लेकिन हम आज के इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों को कंप्लीट करवाएँगे और हम ये प्रश्न अपने खुद से नहीं लेकर आए हैं। आपको मालूम ही होगा कि अभी हाल ही में एसएससी के जो एग्ज़ाम हुआ है, किसी चीज़ का एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न जो है बिल्कुल पूछा हुआ है। आपको मालूम है देखिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये जो है नवंबर यानी कि 28 या 30 के बीच में नवंबर 2025 में वो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना? उसका पेपर उठाइएगा और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं? दोस्त देखिए, हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं, अब समय वो नहीं रहा, ठीक है ना? अब सारा का सारा क्वेश्चन वन लाइनर नहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल जिसको नॉलेज होगा वही क्वेश्चन को बना के आएगा। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो ऑल स्टेट पीसी यानी किसी भी प्रकार का पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का या फिर रेलवे हो या बिहार दरोगा या भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों का ना पैटर्न धीरे-धीरे चेंज हो रहा है और आपको मालूम है कि हर साल 10% कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, ठीक है ना? तो आपको ना क्वेश्चन को समझ के और बेहतरीन तरीका से हल करके ही कोई भी एग्ज़ाम में बैठना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे, है कि नहीं? आप दोस्त अगर नए हैं, तो आप जो है हमारे चैनल पर जाइए, हर तरह का क्वेश्चन मैथ से हो गया, थ्योरेटिकल हर चीज़ कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना? तो चलिए हम आज की इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों को बहुत ज़्यादा लगभग टॉप 20 प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना? और बस वीडियो को ना आप एंड तक देखिएगा। आपको खुद मालूम चलेगा कि ये प्रश्न आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों? वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है क्योंकि आपके लिए अगर सच में एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है ना, तो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गँवाए। ठीक है? तो चलिए आज का प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन-सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? देख लीजिए, ध्यान से देखिए, बोल रहा है नहीं है, ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है रेडियम और ऑप्शन सी है बेरियम और ऑप्शन डी है पोटेशियम। बताइए इनमें से ऐसा कौन-सा तत्व है जो कि क्षारीय मृदा धातुओं के समूह का संबंधित नहीं है? बताइए। तो आपको मालूम ही होगा दोस्त कि जो ये ग्रुप होते हैं, ये 2 ग्रुप में बाँटे हुए हैं, ठीक है ना? आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो ग्रुप पढ़ाया गया होगा, है कि नहीं? ग्रुप पढ़ाया होगा, जिसमें आपको 2 ग्रुप बाँटा होगा, ठीक है ना? अब उसी ग्रुप के बारे में आप समझ लेते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम, ठीक है ना? पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो कि क्षारीय मृदा के धातुओं में से समूह में संबंधित नहीं है, ठीक है ना? देखिए, ये जो ग्रुप है, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये दूसरे ग्रुप में आते हैं। कितने ग्रुप में आते हैं? दूसरे ग्रुप में आते हैं। दूसरे ग्रुप में कौन-कौन आता है? मैग्नीशियम आता है, रेडियम आता है, बेरियम आता है, उसके बाद से कैल्शियम भी आता है, बेरिलियम भी आता है। ये जितने हम अभी नाम बताए ना, वो सब कितने ग्रुप में आते हैं? ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, ठीक है ना? और ग्रुप नंबर जो 2 है ना, वो क्षारीय मृदा धातुओं से समूह से संबंधित रखता है। लेकिन ये पूछा है क्या क्वेश्चन में? नहीं रखता है। तो दोस्त याद रखिएगा, ये पोटेशियम जो है, ये ग्रुप कितने में आता है? 1 में आता है। ग्रुप 1 में आता है। इसीलिए जो है ये क्षारीय मृदा धातुओं के समूह में संबंधित नहीं रखता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो देख सकते हैं ना कितना बेहतरीन तरीके से आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसी तरीके से कंप्लीट आगे भी करवाया जाएगा, ठीक है ना? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप बिल्कुल नहीं छोड़ के आइएगा और वीडियो सच में देख कर जाते हैं तो, ठीक है ना? अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न के। दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है ना? देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों को सही ढंग से आपको समझ के उसके बाद आंसर मारना है। ऑप्शन ए है प्रबल क्षारक है, यानी कि मजबूत क्षारक है। ऑप्शन बी है मृद क्षारक है या फिर ऑप्शन सी है प्रबल अम्ल है या फिर ऑप्शन डी है मृदी अम्ल है। ठीक है ना? मतलब मृदा माने कमजोर होता है और प्रबल माने मजबूत होता है। समझ में आ गया ना? अब आराम से आप आंसर बताइए
चारों ऑप्शन में से कौन-सा सही होगा, ठीक है ना? तब तक हम बता देते हैं जिनको नहीं मालूम है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है एक प्रकार की दवा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, देख लीजिए, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है ना? ये आपको पेट में गैस-वैस बन जाता है, कब्ज़ की समस्या हो, तो ये जो है तरल पदार्थ आपको दिया जाता है, ठीक है ना? डॉक्टर की सलाह पे दिया जाता है, ठीक है ना? तो उसी का ये पूछ रहा है कि आखिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अम्लीय है या क्षारीय है या फिर मजबूत क्षारीय है, इसी के बारे में पूछ रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हुए मारिएगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मृदि क्षारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी कि क्षारक मतलब पता ये नहीं है कि ये जो है 0 से लेकर 7 तक होता है, आपको पैरामीटर, है कि नहीं? जिसे इधर आइएगा 1 से होता है, इधर आइएगा तो एसिडिक हो जाएगा, इधर जाइएगा तो थोड़ा-सा क्षारीय हो जाएगा, और बीच वाला जो है 7 नंबर पर रहिएगा, ठीक है ना? सॉरी, यहाँ पे 14 होगा, ठीक है ना? यहाँ पे 14 होगा, 1 से लेकर 14 तक, 7 पर रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा ना यानी कमज़ोर क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? कमज़ोर क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मृदु क्षारीय है, क्षारक है। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। प्रश्नों को बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान से आपको देखते चलना है, ठीक है ना? और दोस्त, अगर इतना ही विस्तार में आपको बहुत सारा और भी कांसेप्ट चाहिए और भी क्वेश्चन चाहिए, तो दिल से ना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पे, ठीक है ना? इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सच बता रहा हूँ ना दोस्त, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है ताकि आपको सफलता मिले जल्द से जल्द। तो चैनल को ना दिल से आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ध्यान से प्रश्नों को देखते चलना है, ठीक है? बोल रहा है प्रश्न 3 नंबर कि निम्न में से कौन-सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? माने लिंग निर्धारण के लिए आखिर कौन उत्तरदायी होते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना? चारों ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ऑप्शन ए बोल रहा है जर्म कोशिकाएँ, या फिर ऑप्शन बी बोल रहा है ऑटोसोम, या फिर ऑप्शन सी बोल रहा है एलोसोम्स, या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है प्लियोट्रॉपिक। देखिए, आपको जीके फर्स्ट डिवीजन, इसीलिए हम सारी चीज़ें आपको विस्तार में नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ विस्तार में बताना हो वहाँ पर हम फटाफट बता के निकल जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाता होगा, हमें पूरा उम्मीद है कि नहीं? तो देखिए, इनमें पूछ रहा है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? आपको चारों ऑप्शन बता दिए, अपने ढंग से बताइए इसमें सही आंसर कौन होगा, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलोसोम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना? एलोसोम्स, देखिए ये जो एलोसोम्स है ना, यही जो है लिंग निर्धारण तय करता है कि एक्स होगा कि वाई, यानी कि लड़का होगा कि लड़की, ठीक है ना? तो यही जो है क्रोमोसोम जो है, यानी कि यही जो एलोसोम्स है, एलोसोम्स ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा लिंग निर्धारण करता है। समझ में आ गया ना? ऐसे-ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आप हर एक क्वेश्चन को ना गहराई से सोचिएगा, और जितना हम बता रहे हैं ना उसको ध्यान से आप पढ़ते और समझते चलिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? चौथा नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि मानते हैं कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैंजा होता है। ठीक है ना? देखिए ये बॉटनी के सवाल है। ठीक है ना? सॉरी, नहीं, बॉटनी का नहीं सवाल है। ये जो है आपको जीवाणु से सवाल है। पूछ रहा है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे का फ्लैंजा होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है ना? फ्लैंजा होता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पॉलीट्राइकस, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मोनोट्राइकस, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बेसिट्राइकस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एफिट्राइकस। इन 4 ऑप्शनों में आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है ना? तो देखिए, ये फ्लैंजा का मतलब क्या होता है आपको बता देना चाहिए। फ्लैंजा का मतलब पूँछ वाला भाग। ये जो होता है पूँछ वाला भाग, इसी को बोला जाता है फ्लैंजा। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अब बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मानते हैं कि कोई एक जीवाणु है, ठीक है ना? कोई एक जीवाणु है, ठीक है? उसमें केवल एक सिरे पर फ्लैंजा होता है, यानी कि ये उसके पूँछ वाले भाग पर एक सिरे, माने एक सिरे पे एक पूँछ वाला भाग होता है। उसी के बारे में बात बोले कि आखिर उसका उस नाम को क्या बोलेंगे, जिसके एक सिरे पर एक पूँछ वाला भाग होता है। समझ में आ गया ना? उसको क्या बोलेंगे? इन 4 ऑप्शनों में से बताइए उसको क्या बोलेंगे? ठीक है ना? तो देखिए आपको मालूम है ना, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा, उसमें मोनोसैकेराइड पढ़ा होगा। मोनो, मोनो माने एक होता है, तो मोनोट्राइकस, ट्राइकस माने फ्लैंजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मोनो माने एक होता है, और ट्राइकस माने फ्लैंजा, यानी कि पूँछ वाला भाग। तो इसको बोला जाता है मोनोट्राइकस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से हल करके आगे निकल चला जाता है। समझ में आ गया ना दोस्त? हाँ, मुझे पूरा उम्मीद है आप बिल्कुल समझते होंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है? अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। देखिए, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्त, लेकिन जो वीडियो एंड तक देख रहे हैं ना, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा
सीरियस है, ठीक है ना? और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपको इसी तरीके से विस्तार में सारी चीज़ें बताते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है ना? देखिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सर्वोपरि ये है कि आपको रिज़ल्ट ही नहीं, बल्कि मेरिट तक पहुँचाना, और ये सफलता अकेडमी हमेशा आपके कदमों-कदम के साथ चलता रहेगा, ठीक है ना? कोई भी बात हो, कोई भी वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, या फिर चैनल से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखिए। आप राय नहीं रखते हैं, तो ये थोड़ा-सा अलग लगता है, ठीक है ना? आप देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, ठीक है ना? आप अपनी राय रखिए कि वीडियो से संबंधित कुछ भी बात हो, रखिए, हम उसकी साझा ज़रूर करेंगे, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। सवाल ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि निम्न में से कौन-सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी है खाद्य रिक्तिका, या फिर ऑप्शन सी है प्लाज्मा झिल्ली, या फिर ऑप्शन डी है संकुचितशील रिक्तिका। रिक्तिका मतलब जानते हैं खाली जगह जो होता है, जितने भी, ठीक है ना, उसी को रिक्तिका बोला जाता है, ठीक है ना? तो बताइए, ऐसा कौन-सा कोशिकांग है जो अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना? तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, डी, यानी कि जो संकुचनशील रिक्तिका जो होती है ना, संकुचनशील रिक्तिका, ये संकुचित हो जाती है, फिर उसके बाद से खुल जाती है, ठीक है ना? तो ये जो कोशिका में जो है, अमीबा में, यही जो है जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। ध्यान से प्रश्नों को देखते हुए आपको चलना है। बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न कि त्वचीय श्वसन होता है, यानी कि जो त्वचा से सांस लेते हैं, आखिर इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो कि जिसमें त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है पक्षियों में, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इंसानों में, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है केचुआ में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मछलियों में। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, मछलियों का तो बिल्कुल ही नहीं, आपको मालूम है ये गलफड़ों से सांस लेती है कि नहीं? तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ये देखिए, ये जो केचुआ जो होता है ना, केचुआ, ये अपने त्वचा से ना साँस लेता है, ठीक है ना? जो केचुआ आपने देखा होगा, आपने पानी के दिनों में तो बहुत सारा देखा होगा केचुआ, है कि नहीं? ये तो उसी जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि केचुआ जो होता है, ये त्वचा से अपना साँस लेता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन-सा होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आखिर वो कौन-सा अम्ल है जो कि पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, तभी तो खाना पचता है ना? ऑप्शन नंबर ए है एसिडिट, या फिर ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रिक अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बुलाया जाता है दोस्त? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पाचन में काफ़ी मदद करता है, यानी कि पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन-सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि HCl है। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आता होगा, और ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे एग्ज़ामों में बिल्कुल ही देखने को मिले होंगे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। बिल्कुल आपको वीडियो को ध्यान से देखते चलना है। देखिए, ये जो है बॉटनी से सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? बोल रहा है, और ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हूबहू आपको देखने को मिलेगा। बोल रहा है 8वां नंबर प्रश्न कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? ध्यान से समझिएगा, किसको क्या बोल रहा है? क्या नहीं पाया जाता है? ऐसे प्रश्न पूछे ना, तो जस्ट क्या कीजिएगा, ऐसे जैसे हम बार-बार आपको बताते हैं, तुरंत गोला लगा दीजिएगा। ठीक है ना? नहीं जैसे मिलेगा तुरंत गोला लगा दीजिएगा। इससे आपको दिमाग में हाइलाइट बना रहेगा, आपकी आँखों को हाइलाइट दिखाई देगा कि हाँ भाई, नहीं इसमें पूछा हुआ है। ठीक है ना? तो चलिए हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो बोलो, पहले ये देख लीजिए, ऐसे टेरिडोफाइटा होता है। जो टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं ना, ऐसे ही पत्ते होते हैं। आपने ज़रूर कहीं न कहीं अपने आस-पास ज़रूर देखे होंगे। इसीलिए हम सारा क्वेश्चन में कहीं न कहीं जितना संभव हो सकता है चित्र के माध्यम से इमेज लगा देते हैं, ताकि क्वेश्चन आप आराम से दिमाग में बैठा लीजिए। उस क्वेश्चन को समझने का क्या मतलब, जब आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएँगे, है कि नहीं? तो देख लीजिए, ये टेरिडोफाइटा के पत्ते हैं, ऐसे ही पेड़-पौधे होते हैं। ठीक है ना? देख सकते हैं ना? अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि पहला ऑप्शन है पुष्प, और दूसरा है तना, तीसरा है पत्ते, या फिर ऑप्शन डी है जड़ें। अब बताइए कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो आपको मालूम है दोस्त, टेरिडोफाइटा जिसमें फूल जो है, यानी कि पुष्प जो है वो नहीं पाया जाता है, यानी कि तना भी पाया जाता है,
पत्ते भी पाए जाते हैं और जड़ें भी पाई जाती हैं, जो कि आपको सामने दिख रहा है। आप खुद अगल-बगल देख लीजिए कि ऐसे पौधों में कभी भी फूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया ना? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पुष्प जो है ये नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं 9th नंबर सवाल पे। ठीक है ना? अगर वीडियो सच में अच्छा लग रहा है दोस्त, तो बिल्कुल लाइक वीडियो को ज़रूर करते चलिएगा। ठीक है ना? और वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम देखते हैं 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? देखिए, ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधा जो अपना खाना बनाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पूछा उसमें कि उसका अंतिम स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, या फिर ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश। देखिए, ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जिसमें क्या-क्या की ज़रूरत पड़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लाइट एनर्जी, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है, ये पौधे का अंतिम ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? देख सकते हैं ना? आपको फ़ोटो के माध्यम से सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। ठीक है? अब हम चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न पे। ठीक है? देखिए, 10वां नंबर प्रश्न क्या है? 10वां नंबर प्रश्न थोड़ा-सा थ्योरेटिकल है और थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन पेशेंस रखना है, क्वेश्चन को समझना है और भागना नहीं। क्योंकि अभी पैटर्न जो है एग्ज़ाम का ऐसे ही प्रश्नों को बार-बार आ रहा है। ऐसा मेरे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बिल्कुल पूछ रहा है, लेकिन वेटेज धीरे-धीरे उसका कम कर रहा है। ठीक है ना? थ्योरेटिकल और घुमा-घुमा के क्वेश्चन को ज़्यादा पूछ रहा है। ये तो आपको रियल में मालूम होगा, है कि नहीं? तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है 10वां नंबर कि कोई भी ऐसा वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है ना? सरलता से यानी कि आसानी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है ना? और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, आखिर उसको क्या कहलाता है? समझ में आ गया? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको सही तरीके से बताना है। ऑप्शन नंबर ए बैंक मुद्रा, या फिर ऑप्शन नंबर बी वस्तु मुद्रा, या फिर ऑप्शन नंबर सी वास्तविक मुद्रा, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रतिनिधि मुद्रा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल एक ही लाइन में सीधा आंसर क्या कहा जाता है? जब भी ये बोल दे कि वस्तु जो सरलता से प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं? वस्तु मुद्रा बोला जाता है, यानी कि वस्तु मुद्रा ही बोला जाता है। ठीक है ना? कोई वस्तु के द्वारा हमको मुद्रा के बराबर इक्वलिटी मिल रही है, तो उसको वस्तु मुद्रा ही बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? यानी क्या बोला जाता है? वस्तु मुद्रा। ठीक है? अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न क्या बोला? ये भी थोड़ा-सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना, जो रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण, यानी कि बेहतरीन तरीके से जीवन नए-नए अवसर उपलब्ध कराए। आखिर यह जो ध्याय है, किस पंचवर्षीय से संबंधित है? यानी कि ये जो चीज़ें बोली गई है, आखिर कौन-सी पंचवर्षीय में चीज़ें बोली गई थी? ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय में से, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय में, या फिर ऑप्शन नंबर सी तृतीय में, या फिर ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। बताइए कौन-सी पंचवर्षीय में ये चीज़ें बोली गई थी? ठीक है ना? तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये बोली गई थी। ठीक है ना? ताकि लोगों का रहन-सहन और उसके उच्च स्तर को बढ़ाया जा सके, ताकि आसानी से और विविधतापूर्ण जीवन को नए अवसर उपलब्ध कराए जा सके। तो ऑप्शन नंबर यानी कि प्रथम पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय में ये चीज़ें बताई गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या बोला जाता है? कृषि, यानी कि कृषि योजना, यानी कृषि प्रधान योजना भी बोला जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान योजना भी बोला जाता है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि जो बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? 4 ऑप्शन दिए गए, आखिर बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वृक्षों के संरक्षण से है, ऑप्शन नंबर बी नदी के जल संरक्षण से है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मृदा संरक्षण से है, यानी कि मिट्टी संरक्षण से है, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिशु भ्रूण से। बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम आपको एक कहानी सुना देते हैं 2 मिनट के लिए। देखिए, जो राजस्थान है, उस एरिया में जो बिश्नोई समाज है, वो जो है प्राकृतिक वन और प्रकृति जो है, वन हो गया माने पेड़-पौधा हो गया और जानवर, उनसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत कर, समझिए कि वो धर्म के बराबर है उनके लिए। ठीक है ना? तो वो कभी भी जो है दोहन नहीं करना चाहते पेड़-पौधे के लिए। उनकी सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ी धार्मिक चीज़ें मानी जाती है। ठीक है ना? तो उनके लिए बिश्नोई आंदोलन का जो है सबसे बड़ा ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? वृक्षों की संरक्षण, ये कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बिश्नोई समाज जो है
समझिए कि वो प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना देना चाहते हैं किसी को भी। ख़ासकर उन जानवर हो गए जैसे हिरन हो गया, पेड़-पौधे हो गए, इस सब चीज़ों की वो धार्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा रक्षा भी करता है, अपनापन एकदम मानते हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन और ए हमारा सही आंसर हो जाए, यानी कि वृक्षों की संरक्षण से, समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर परिस्थिति तंत्र है, ठीक है ना? जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। देखिए, बोल रहा है कि ऐसा भंगुर माने टूटना, यानी कि तुरंत टूट के बिखर जाना। उसी को बोल रहे हैं, मानते हैं कि ऐसा सर्वाधिक परिस्थिति तंत्र क्या है, जो कि वैश्विक तापमान पर सबसे पहले प्रभावित हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है टाइगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अमेज़न वर्षा वन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है भारतीय मानसून, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे विद्यार्थियों को मालूम ही चल गया होगा कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि जितना तेजी से तापमान बढ़ेगा, सबसे पहले हमारे अंटार्कटिका या जहाँ का भी बर्फ है, वो तुरंत पिघलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड का हिम चादर, ठीक है ना? ये धीरे-धीरे क्या होगा? पिघलना यानी कि भंगुर होना चालू हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 14 नंबर है। बोल रहा है कि गुट निरपेक्ष यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? यानी कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, उसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1941 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1961 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1951 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1971 में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको मालूम है ना दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है? देखिए, कोल्ड वॉर के समय जो है 2 गुटों में चीज़ें बँट गई थी। एगो अमेरिका की तरफ, एगो रूस की तरफ, ठीक है ना? कहना ये था कि कोई भी देश अगर रूस में जाना चाहता है तो जा सकता है, जो देश अमेरिका में जाना चाहता है तो अपना जा सकती है, 2 भागों में बँट सकता है। लेकिन वह देश जो कि किसी भी नहीं गए, उसको गुट निरपेक्ष आंदोलन बोला, ये कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है ना? वह जो देश है जो कि किसी में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है ना? उसी को बोला गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है ना? इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1961, यानी कि 1961 में हुआ था। कहाँ था? यूगोस्लाविया में हुआ था, यूगोस्लाविया में हुआ था। समझ में आ गया ना? ये कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं 15 नंबर सवाल पे। 15वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेली थे, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए कथन पहला बोल रहा है गद्दी जो जनजाति है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, या दूसरा बोल रहा है सिहोजो जो जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और तीसरा बोल रहा है थारू जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, या फिर चौथा बोल रहा है सहारिया जो जनजाति है क्या वो राजस्थान में पाई जाती है। इन चारों में से बताना है, ऑप्शन में दिया गया है, क्या ये चारों सही है या फिर सही नहीं है चारों, तो कौन सा सही है? ठीक है ना? इसी का ये बातें करें। सारे के सारी जनजातियाँ हैं जो कि एक राज्य से बताया गया है, ठीक है ना? तो देखिए ये जो गद्दी जनजाति है ये हिमाचल में से पाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है ना? और जो सियोपो जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। बात करें कि थारू जनजाति की, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। बात करें सहारिया जनजाति की, तो ये भी राजस्थान में पाई जाती है। बल्कि ये जो जनजातियाँ हैं एक दूसरे से राज्य में बिल्कुल मेल खाती है, यानी कि हमारा ऑप्शन में से कोई भी गलती नहीं है, यानी कि ऑप्शन में से सभी सही है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। समझ में आ गया ना दोस्त? वीडियो से संबंधित कोई भी राय हो ना, आप ज़रूर बताते चलिएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कौन-सा हार्ड लगा, कौन-सा आसान लगा, या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी बात हो आप आराम से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते चलिएगा, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा। 16वां प्रश्न बोल रहा है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड यानी कि उद्गण वर्ष किसने घोषित किया था? तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं करना है। बोल रहा है कि वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड यानी कि उष्णगढ़, यानी कि बोल रहा है कि आखिर जो है कौन कैमिलिड यानी कि ऊँटों की प्रजाति या फिर ऊँट, यानी कि 2024 में आखिर किसने यह घोषणा किया था कि जो भी ऊँट है या ऊँटों की प्रजाति है उसको जो है पूरी दुनिया में जागरूक फैलाना है, ठीक है ना? आखिर चारों ऑप्शनों में से किसने ये बात बोला था? ऑप्शन नंबर ए यूएन ने बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को ने बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर डी सी डब्ल्यूएच ने बोला था, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूएसए ने बोला था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूएन ने बोला था, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने बोला था। उसने ये बोला था कि 2024 में दुनिया के जितने भी ऊँट हैं या फिर ऊँट की प्रजाति है, उनको पूरी दुनिया में जागरूक फैलाना है उनके बारे में, ठीक है ना? यानी कि जैसे कि लामा हो गया, ऊँट हो गया, ये सभी के बारे में उन्होंने बोला था। किसने बोला था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनाइटेड नेशन ने ये बात बोला था। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। पूरा भरोसा है कि आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आता होगा। बोल रहा है 17 नंबर कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है ना? देखिए एनजीटी आपको मालूम ही है, इसको बोला जाता है नेशनल ग्रीन टेरिटरी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसका काम क्या है कि कहीं भी भारत में पेड़-पौधों को कटाई हो रहा है, तो उसको जो है रोकने के लिए एनजीटी को बनाया गया था, ठीक है ना? तो उसी के बारे में बोल रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता में है या फिर ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली में है या फिर ऑप्शन नंबर सी है मुंबई में या फिर ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई में। बताइए इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जो एनजीटी का मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? देखिए आपसे एक प्रश्न है कि एनजीटी का बताइए कमेंट्स सेक्शन में कि अभी उनके चेयरमैन कौन है? एनजीटी के चेयरमैन कौन है? ठीक है? 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क में जो कि आपको थंबनेल पे ये चीज़ें बताया गया था, ठीक है ना? मानव मस्तिष्क का आखिर कौन-सा भाग जो कि उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है ना? बताइए ऐसा कौन-सा भाग है जो कि ये उल्टी जो है ना, हमको उल्टी जो आती है उसको रोकने का काम करता है, यानी कि नियंत्रित करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है यानी कि आपको मालूम है कि हमारे ब्रेन 3 भागों में बँटा हुआ है। एगो है आपको अग्र मस्तिष्क, दूसरा है आपको मध्य मस्तिष्क और तीसरा है आपको पश्च मस्तिष्क। ठीक है ना? यानी कि 3 गो में बँटा हुआ है। ये है अग्र मस्तिष्क, ठीक है ना? ये मिड ब्रेन और ये पीछे पीछे वाला ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। तो मेन क्या है कि जो पीछे वाला जो ब्रेन है ना, पीछे वाला पश्च मस्तिष्क, यही जो है हमारे वोमिटिंग को यानी कि नियंत्रित करने का काम करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। देखिए, ये जो हमको वोमिटिंग जैसा आता है, इसको नियंत्रित करने के ला जो पश्च मस्तिष्क है, सॉरी सी नहीं होगा बल्कि बी होगा। यानी कि पश्च मस्तिष्क जो है इसको कंट्रोल करता है और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को वोमिटिंग होता होगा या फिर आता होगा, तो लगता होगा कि अभी हो जाएगा या फिर रोकते हैं, तो रोकने नहीं। इसका मेनली जो काम होता है ये ब्रेन का होता है। अब ब्रेन का कौन-सा हिस्सा? तो पीछे वाला हिस्सा यानी कि पश्च मस्तिष्क। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एकेएफआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना? एकेएफआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन को ध्यान से मारना है। ऑप्शन नंबर ए भोपाल में है या फिर ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में है या फिर ऑप्शन नंबर सी जयपुर में है या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में है। ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गँवाए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की राजधानी कहाँ पे दोस्त? जयपुर में। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयपुर में है, ठीक है ना? यानी कि एकेएफआई का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में, ठीक है ना दोस्त? देखिए 1-2 बार इसलिए हम आपको रिपीट कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये सारा क्वेश्चन बैठ जाए। समझ में आ गया ना? अब चलते हैं आज का जो है आखिरी सवाल और काफ़ी बेहतरीन सवाल, ठीक है ना? अगर वीडियो आपको सच में दिल से अच्छा लगा होगा ना, तो दोस्त दिल से ना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बिल्कुल ही जाना है, छोड़ के मत जाइएगा, दिल टूट जाता है, ठीक है ना? तो चलिए हम आज का जो 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना? बोल रहा है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो सभी को मालूम है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना? लेकिन ये आखिर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? ठीक है ना? ऑप्शन दिया है 4, ऑप्शन नंबर ए 2014 में या फिर ऑप्शन नंबर बी 2015 में या फिर ऑप्शन नंबर सी 2016 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 2017 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? देखिए सभी दोस्तों से एक और रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी पढ़ाई करते हो या ना भी पढ़ाई करते हो या फिर अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो, तो सुबह उठ के योगा ज़रूर किया कीजिए। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ कीजिए। योगा से क्या होता है कि आपकी फ़ोकस नहीं घबराती है। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपका मन नहीं भटकता है, ठीक है ना? आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपका मन भी एनर्जेटिक फ़ील करता है, ठीक है ना? तो योगा सुबह में ज़रूर कीजिए। आपसे लिए, स्वास्थ्य के लिए और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी एक बेहतरीन उपाय है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं प्रश्न पे। तो ऑप्शन नंबर क्या है? यानी कि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब शुरू किया गया था? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2015 में शुरू किया गया था।
ठीक है ना? 2015 में जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना? चलिए, हम यहाँ तक तो जो विद्यार्थी पहुँच गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि वो कि ईमानदारी से और अपनी राह को और भी आसान बनाने की पूरी तैयारी में लगे होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि रिज़ल्ट ही नहीं बल्कि मेरिट तक आप लोगों को ज़रूर पहुँचने में ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी, ठीक है ना? तो चलिए, वीडियो देखने के बहुत-बहुत धन्यवाद और दिल से वन्स अगेन इतना सपोर्ट के लिए आपको दिल से शुक्रिया। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और सुनिए, चैनल को बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, ठीक है ना? चलिए बाय।